तो क्लास में जब इस तरह से आराम मिलता जाता है तब याद ज्यादा रहता है, इस बात पर जोर डाल रहे हैं। इसका महत्व समझो कि अगर क्लास में आराम मिलता है तो मैं ये बता रहा हूं अनुभव के आधार पर कि तब याद ज्यादा रहता है। समस्या यही है कि पढ़ा, सीखा, समझा, ठीक है, कई बार देखा, समझा, और उसके बाद रिटेन नहीं कर पाए, भूल गए। ये समस्या है पढ़ाई की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अब आया बहुपद, ठीक है, तो उसमें से ये वर्ड आ गया मेल, ठीक है, और थ्योरम प्रमेय बन गई, ठीक है। तो अब ये इसमें हम फिर से शुरू कर रहे हैं, पिछले में क्या बोला था उसे भुलाकर या उसको फिर से स्मृति में लाकर मैं आगे शुरू कर रहा हूं। तो द्विपद प्रमेय कहलाएगी बाइनोमियल थ्योरम। इसकी आवश्यकता पड़ी क्या? द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय, ठीक है। आगे हमारे पास, ठीक है, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, सीरीज एंड सीक्वेंसेस ये बात आएगी, या सीक्वेंसेस पहले बोले, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज, सीरीज आप देख सकते हैं आसानी से, सीक्वेंस में कह रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिनोमियल बना रहे हैं, पी ऑफ एन बना रहे हैं, तो उसमें हम आसानी से कह सकते हैं कि अगर पॉलिनोमियल ना बनाए फंक्शन कहें तो ज्यादा अच्छा है। अभी बाद में फलन कह ले रहे हैं, जिसको अभी जानना जरूरी नहीं है, हमने फलन कहा, फलन स्टैंडिंग फॉर फंक्शन। अब अगर हम कोई फलन लें और कहें कि एक्स स्क्वेयर की जगह अब एन स्क्वेयर प्लस वन ले रहे हैं, ठीक है, और कहें कि एन केवल एक प्राकृत संख्या हो, एन एक प्राकृत संख्या हो, तो फिर जो हमारे पास श्रेणी बनेगी, ठीक है, श्रेणी बनेगी, ठीक है, जो श्रेणी हमारे पास बनेगी, ठीक है, वो ध्यान देना है किस तरह की होगी। n बिलोंगिंग टू n, तो पहले हम वन रखेंगे, तो वन स्क्वेयर इज वन, वन प्लस वन टू, तो पहला टर्म आ गया टू। अब हमने रखा दो, टू स्क्वेयर फोर, फोर प्लस वन इज फाइव। अब हमने रखा तीन, तीन स्क्वेयर इज नाइन, नाइन प्लस वन 10, दो के बाद पांच, पांच के बाद 10, चार लिया 16 और एक 17। अब ये सीरीज आ रही है ऐसे, तो ये छोड़ दीजिए, यही सीक्वेंसिक नाम से परिचित हो जाइए। सीक्वेंस ऐसे फलन हैं, सीक्वेंसेस ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन है ना, जिनका अधिकार क्षेत्र डोमेन, ठीक है, क्या बोल दिया? डोमेन बोल दिया, बस सुनते रहो, है ना। अब पूरी गर्मी की छुट्टी बीत गई, ग्रीष्मावकाश हो चुका, तो कुछ नए शब्द केवल सुन लेने हैं, ठीक उसी तरह से कि जैसे नई कक्षा में पहुंचते हैं और विद्यार्थियों के नाम, ठीक है, छात्र छात्राओं के नाम, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कुछ उसी तरह डोमेन। तो फंक्शन का अधिकार क्षेत्र यदि केवल प्राकृत संख्या रह जाए तो हम ऐसे फंक्शन को सीक्वेंस कहते हैं, और उससे आने वाले जो संख्याएं हैं अगर वो श्रेणी में लिखी जाएंगी तो सीरीज है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इस तरह से बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं। अब इस सीरीज को छोड़ देते हैं, इसका अर्थ नहीं, भूल जाइए, सब अधूरा मन में रखिए और छोड़ दीजिए। द्विपद प्रमेय, अब द्विपद प्रमेय जरूरत क्यों पड़ी होगी देखते हैं। एक्स प्लस वाई द्विपद हो गए ना, बाइनोमियल हो गया। अब इसका विस्तार चाहिए, तो अगर दो ले लें तो आसान बनाता है, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। फिर आप देख पाते हैं कि इसी बाइनोमियल को अगर घात तीन दे दें, अगर एक्सपोनेंट तीन दे दें, देन यू कैन एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन लाइक एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब। ऑल राइट, अब हम कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, वो पैटर्न हम देखें क्या। एक्स के एक्सपोनेंट, एक्स का इंडेक्स दो, एक और शून्य, एक्स का इंडेक्स तीन, दो, एक और शून्य,
y का इंडेक्स 0, 1 और 2, y का इंडेक्स 0, 1, 2 और 3। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं क्या, कि पैटर्न हम लोग देख रहे हैं x की घात इंडेक्स, ठीक है, x की घात घट रही है और y की घात बढ़ रही है। इसी पैटर्न को न्यूटन ने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि अगर आवश्यकता पड़ जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 या 12 एक्सप्रेस करिए, तो फिर कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बड़ा कठिन काम, क्या सोचें? चलो पहले ऐसा कर लें, x प्लस 3, एक में 6 ले लें, तब दूसरे में भी 6 लेने पड़ेंगे, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई 6 और फिर से x प्लस वाई 6। कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? क्यूब ही इतना बड़ा है, क्यूब ही इतना बड़ा है। अब इसमें भी क्या करो, पता चला कि पहले x प्लस वाई अंदर क्यूब करो, और ठीक है अंदर क्यूब करो x प्लस वाई दी होल क्यूब, और उसके बाद फिर से स्क्वायर करो। इसके अंदर फिर से टर्म आ गए उतने सारे, 1, 2, 3, 4, तो पता चला x क्यूब 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसका भी स्क्वायर। भाई भाई अब नहीं कर सकते, आप रोक दीजिए, मत पढ़ाइए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये तो विज्ञान नहीं हुआ, और इसे गणित कैसे कहें? जब विज्ञान ही नहीं है तो गणित कैसे? ठीक है, तो ये कोई नहीं करना चाहेगा। जब इस कठिनाई का साक्षात्कार न्यूटन को हुआ होगा, तब उन्होंने विचार किया। घटना 1665 की है, फिर याद दिला देते हैं। इंग्लैंड में और आसपास यूरोप में प्लेग फैल रहा था, काफी फैला हुआ था, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद कर देने पड़े थे, तो न्यूटन घर पहुंचे हैं। 1642 का उनका जन्म है, और उस साल पूरे साल मम्मी के साथ घर में रहे हैं, ठीक है, पापा नहीं थे। अब अकेले भी थे, तो मम्मी के साथ पूरा समय बीत रहा है 1665 में न्यूटन का घर पर, ठीक है। अब प्रश्न उठा कि ये इतना सुंदर सत्संग बन गया माँ बेटे का कि न्यूटन न्यूटन बन गए, न्यूटन बन गए। माँ का कितना बड़ा आत्मिक सहयोग है, आश्चर्य की बात है। कई बार ये लिखा जाता है, अगर बीए वाले, जब तुम्हारे सहेलियां या दोस्त बीए कर रहे होंगे, तो उसमें यूनिवर्सिटी में किताब है इस तरह की जो अंग्रेजी लिटरेचर बताती है, तो उसमें न्यूटन के बारे में ये काफी अच्छा व्याख्यान आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत महान महान, और उसमें कितना महान उन्हें बताएं कम ही रह जाएगा। कहा जाता है क्या कि ईसाई धर्म मानवता को जो नहीं दे पाया, वो न्यूटन ने दिया है, ठीक है। जीसस के बाद भी मानवता को ईसाईयत तो जो नहीं दे पाया, उससे भी आगे बढ़कर न्यूटन ने मानवता को, ठीक, कितने वरदान दे दिए, ये आश्चर्यजनक है। तो अब न्यूटन के बारे में बात खत्म, अधूरी है। पाठ बाद में पढ़िएगा बीए में, अगर जरूरत पड़े तो दोस्तों से लेकर, ठीक है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें गणितज्ञ कहें कि फिजिसिस्ट कहें, लेकिन आगे की अंतिम लाइन जो आती है, अंतिम शब्द आते हैं, उसके बारे में कहा जाता है क्या, संपूर्ण और परम सन्यासी के रूप में न्यूटन ने अपना जीवन बिताया है। इतना सुंदर जीवन सन्यासी का, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया न्यूटन ने। इस तरह की पढ़ाई न्यूटन की रही है। चलिए आइए, ये सारी बातें थी, जानबूझकर बातें की थी ताकि ध्यान अब वापस फिर से लाना है। और पर हम विचलित हो गए थे, परेशान हो रहे थे कि इसे कौन आगे बढ़ाए। सही बात है, कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो न्यूटन ने इसी पर विचार किया कि अगर एन बड़ा हो, ये 3, 4 तक तो काम चल जाता है, लेकिन अगर उसके बाद अगर एन की आवश्यकता बड़े होने पर पड़ गई तो क्या करेंगे। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एनपीआर, अब हमारे पास न्यूटन ने जो थ्योरम लिखी, बाइनोमियल थ्योरम लिखी, तो बाइनोमियल थ्योरम पहले एक बार लिख लें आप, बस केवल दर्शन करिए, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, चलिए, x प्लस वाई टू द पावर n, अभी n
पॉजिटिव इंडेक्स मान लीजिए, पॉजिटिव इंडेक्स अभी मान लीजिए, ठीक है, क्लियर। अगर जीरो ले ले कोई तो जीरो ले ले, तब फिर उसे विस्तार थोड़ी कहेंगे क्या, x प्लस वाई टू दी पावर जीरो तो 1 दे देगा ना, तो इसे विस्तार थोड़ी कहेंगे कि द्विपद का विस्तार, इसलिए पॉजिटिव इंडेक्स जीरो, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। चलिए आगे आइए, अब कुछ इबारत जो लिख रहे हैं उसी में अभी परिचय देने जा रहे हैं आगे। NC0 x रेज टू दी पावर n, x क्या पहला पद और y क्या दूसरा पद, y की घात शून्य, उसके बाद NC1 x टू दी पावर n-1। जरा पैटर्न पहचानने की कोशिश करिएगा, क्योंकि न्यूटन से भी जब ये पूछा गया था कि ये आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स या ये गुणांक जो द्विपद गुणांक है आपने कैसे जाने, तो बस न्यूटन वास्तव में आत्मविभोर हो गए और उत्तर में यही कह पाए कि कुछ नहीं कह सकते, कैसे मन में आ गए। ठीक है, NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, NC1 x टू पावर n-1, पैटर्न ऑब्जर्व करते जाइएगा, y टू द पावर 1, फिर NC2, अभी ये सब बताएंगे, विचलित नहीं हो जाइएगा कि NC0 NC1 NC2 क्या लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, x-2 y टू द पावर 2, ठीक है। अगला फिर से NC3 और x की पावर n-3 y टू द पावर 3, चलते गए, आगे बढ़ते गए, तो आपने देखा था x प्लस वाई दी होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy और y स्क्वेयर के बाद रुक गया, घात 2 थी, पद 3 निकले, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब जब घात 3 थी, x प्लस वाई दी होल क्यूब, आप देख पा रहे थे x क्यूब 3x स्क्वेयर y 3xy स्क्वेयर एंड द लास्ट टर्म वाज y क्यूब। आपने देखा घात 3 थी तो टर्म 4 थे, 4 पद आ पाए। अब घात n है तो पद कितने आ पाएंगे, n+1, और वो कैसे जाने, अगर गिनती 0 से शुरू करना चाहे और 10 तक पहुंचे तो 11 हो जाएंगे, ठीक है, यहां 0 से शुरू हुआ, अब अगर n तक पहुंचेंगे तो आखिरी पद जरा देखिए, NCn, x की पावर n-n और y की पावर n, ये आगे यहां से और आगे यहां से, ठीक है, चल रहे हैं, ये आया। अब देखिए जरा क्या आया, NCn x की पावर 0 हो गई और y की पावर n हो गई, जो इस बात से मेल खा रही है क्या कि जब x प्लस वाई दी होल क्यूब लिखा था तब क्या लिखा है, x क्यूब 3x स्क्वेयर y प्लस 3xy स्क्वेयर प्लस y क्यूब, ये लिखा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 3 2 1 और 0, x की घात घटती गई और 0 हो गई, y की घात बढ़ती गई और n के बराबर हो गई, y की घात बढ़ती गई और n के बराबर हो गई, x की घात n से शुरू हुई और 0 हो गई, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म आप देख पा रहे हैं कि कुछ लगता है कि पैटर्न जैसा चल रहा था और जैसा ये देखने को मिला, दर्शन हुए इस एक्सपेंशन के, इस विस्तार के जो दर्शन हुए, उसमें ये लग तो रहा है कि भाई x की घात घटती जा रही है पहले पद की, और y जो दूसरा पद है उसकी घात बढ़ती जा रही है। उल्टा भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर ये y से लिख दें तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, है ना। a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर को यदि कोई b स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस a स्क्वेयर लिख दे तो क्या गलत हुआ, नहीं गलत हुआ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पैटर्न सेम रह जाता है कि एक की घात बढ़ती है तो दूसरे की घटती है, फिर से एक की घात बढ़ती है तो दूसरे की घटती है, ये बात रही, ये पैटर्न न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। तो बात 1665 से शुरू की थी, ये वही साल है जब न्यूटन के सिर पर सेब गिरा था, ठीक है, यही साल रहा होगा, ठीक है। अब गूगल कुछ भी कह सकता है, वो कुछ गलत सलत भी कह देता है, ठीक है, हाँ, अक्सर कई बार गलत सलत कह देता है। 1665, ठीक है,
हम उस समय की बातें करते हैं जब ये सब चीजें नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब है वो प्रिंट सही था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आसानी से गलत सलत हो जाता है। 1665 तो बाइनोमियल थ्योरम पहले न्यूटन ने लिखी, इस पर भी विरोधाभास है, कोई कहता नहीं उन्होंने लिखी, कोई कहता नहीं उन्होंने लिखी। अरे पता नहीं कितना विवाद, इस पर भी डिबेट है कि किसने लिखी, लेकिन ये सत्य है न्यूटन ने लिखी। और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो द्विपद गुणांक आए हैं ये न्यूटन की देन है, ये न्यूटन की देन है। अब लगा अरे यार ये गणित वाले तो न्यूटन की बात ही करते रहते हैं, सब कुछ न्यूटन की देन है। अच्छा जरा बताइए क्या घड़ी किसने बनाई, बहुत बातें करते हैं न्यूटन की। तो पता चलेगा कि जो सुई वाली घड़ी है वो न्यूटन की बनाई हुई है, ठीक है। सुई वाली घड़ी न्यूटन की बनाई हुई है, ये बात ध्यान देनी है। तो अब परिचय हम लोग लाएंगे किसका, NC0, NC1, NC2, NC3 ये क्या चीज है। तो जनरल कर लें कि NCR क्या है। NCR R जनरल ले लिया, 0 1 2 3 कोई भी R, ठीक है। और अब जब ये कंसिडर करने जा रहे हैं तो NCR का परिचय देने के पहले NPR का परिचय देना पड़ेगा, NPR का परिचय देना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम लिखने में आज जब क्लास शुरू हो रही है, अब क्लास शुरू होने की बारी आई तो उस समय पहला जो लेसन मिल रहा है कि NPR क्या है और NCR क्या है। NCR इसलिए जानना जरूरी हो गया कि इस तरह का गुणांक बाइनोमियल थ्योरम में द्विपद प्रमेय में रखा गया है। अब लेकिन NPR भी है, वो क्या यहां जरूरत है, अभी नहीं जरूरत है, लेकिन पहले ये बेसिक है NPR। जब NPR जान जाएंगे ये फंडामेंटल है, और जब NPR जान जाएंगे तब व्याख्या करेंगे किसकी, NCR की व्याख्या तब करेंगे, ठीक है। पहले NPR जानना चाहेंगे कि NPR क्या है, ठीक है। तो जब NPR जान जाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, तो अब क्या है, परिचय किसका, NPR का परिचय आया किसका, NPR एंड NCR का परिचय, ठीक है। अब NPR, तो NPR और NCR दोनों ही संकेतन हैं, ठीक है, संकेत कर रहे हैं, लेकिन किस बात का संकेत करते हैं, ठीक है, संकेतन। तो NPR किस बात का संकेतन कर रहा है ये सीखना है, परिभाषा देनी है। चलिए अब लिख रहे हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कहते हैं क्रम गुणित को, फैक्टर से बना फैक्टोरियल, फैक्टर से बना फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन पहले समझें कि ये क्या है। तो इसको कहते हैं क्रम गुणित, क्रम गुणित संकेतन, क्रम गुणित संकेतन। क्योंकि NPR और NCR परिभाषित करने हैं तो क्रम गुणित संकेतन क्या है पहले इसे तो जान लें। क्यों, इसी का प्रयोग यहां पर होगा इनकी परिभाषा में, किसकी परिभाषा में, NPR और NCR, ठीक है। अब बता दें ये P और C क्या है। P है फिर से परम्यूटेशन, क्या है, परम्यूटेशन, ठीक है। आपकी किताब में पाठ है, ठीक है। P परम्यूटेशन, और C क्या है, कॉम्बिनेशन। C क्या है, कॉम्बिनेशन या कलेक्शन कह लीजिए। अब परमुटेशन क्या है, क्रमचय। तो परमुटेशन को हिंदी में कह रहे हैं क्रमचय। माने अगर कुछ कतार में एक सीक्वेंस में हमें अरेंज करना हो तो कितने तरीकों से ये संभव है उसकी गणना कौन कर रहा है, क्रमचय की विषय वस्तु इस बात की गणना करेगी कि यदि हमारे पास कुछ भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और उन्हें एक कतार में व्यवस्थित करना है तो कितनी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आया
यहां पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सपोज 3 सीट्स आर देयर, 1 2 3 सीट्स हैं और फ्रेंड्स हैं F1 F2 और F3, ये 3 फ्रेंड्स हैं। 3 सीट्स पर 3 फ्रेंड्स अगर बैठे तो कितने व्यवस्था में, कितने तरीकों से वो बैठ सकते हैं कि बार बार अलग फोटोग्राफ दिखेगा। ठीक है, जैसे F1 F2 F3 बैठे थे, अब अगर ऐसे बैठ जाते क्या F2 F1, तो पता चला F3 एक जैसा आ गया। ठीक है, अब F3 की जगह F2 रख लेते तो पता चला यहां पर ले रहे हैं F3 और F1 है, फिर इसमें भी इंटरचेंज कर सकते हैं, F1 और F3 ऐसे हो गए और F2 फिर वही बना रहा। ठीक है, क्लियर हुई चीज, F2 वही बना रहा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां F1 होता, यहां F1 होता, तो यहां पर क्या F2 और F3 रहता, ये भी चेंज हो जाएगा तो F3 और F2 बैठ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर 3 सीट्स हैं हमारे पास, बैठने के लिए 3 आसन है और आपने 3 मित्रों को भोजन पर बुलाया है, तो वो किस तरह से बैठ सकते हैं उन आसनों पर। तो पता चला उन आसनों पर वो 6 तरह से बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हर बार अलग फोटोग्राफ आएगा, हर बार अलग फोटोग्राफ आएगा। देखिए 1 2 3 2 1 3 3 1 2 1 3 2 2 3 1 एंड 3 2 1, हर बार अलग फोटोग्राफ। ठीक है, ये बात तो इसे क्रमचय कहेंगे, जब एक सीक्वेंस में हम क्या n स्थानों पर अगर हम n वस्तुएं रखेंगे तो n स्थानों पर n वस्तुएं व्यवस्थित करना माने परम्यूट करना। परम्यूट करना माने, परम्यूट वर्ब है, परम्यूटेशन नाउन है, तो परम्यूट कहते हैं अंग्रेजी में टू अरेंज। ठीक है, टू अरेंज, अगर आप अरेंज करें n सीट्स में, n स्थानों में आप n वस्तुएं रखना चाहते हैं, n स्थानों में आप n वस्तुएं रखना चाहते हैं, तो कितनी तरह से रख सकते हैं, ऐसा आपने देखा 1 2 3, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3। नाउ देयर आर 3 फ्रेंड्स। ठीक है, अब 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, क्लियर, 3 फ्रेंड्स आ गए, रोहित सुमित और आकाश, रोहित सुमित और आकाश। ठीक है, ये आ गया। अब रोहित सुमित और आकाश, अब ये देखिए अगर ये 3 बैठेंगे तो इनके बैठने के 6 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, 6 डिफरेंट फोटोग्राफ्स आ जाएंगे। तो क्रमचय की विषय वस्तु यही है कि अगर n स्थानों पर क्या n वस्तुएं रखी जाएं कतार में, तो कितनी तरह से रखी जा सकती है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि मान लें एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना, ये 3 है, 3 फल में ऐसा भी हो सकता है कि 2 फल अगर एक जैसे हों, तब क्या करेंगे। तो अगर 3 स्थान है और 3 वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है, तब अरेंजमेंट कैसे होगा। यही विषय वस्तु फिर पाठ को आगे ले जाएगी, क्रमचय और संचय वाले को। कॉम्बिनेशन का हिंदी संचय, संचय का अर्थ ये निकलेगा कि जब हम एनसीआर पढ़ेंगे, एनपीआर के बाद, एनपीआर तो अरेंजमेंट में लग रहा है, व्हेन वी परम्यूट द थिंग्स, ठीक है, फॉर गिवन प्लेसेस, गिवन प्लेसेस में हम अरेंज कर रहे हैं क्या, दी हुई चीजों को। ठीक है, तो कितनी तरह से पॉसिबल होगा इसकी गणना करना परम्यूटेशन का विषय है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन का, संचय का विषय क्या है। संचय का विषय ये है कि हमारे पास 5 मित्र हैं। ठीक है, 5 मित्र हैं हमारे पास, और अब माने कि सुमित के पास 5 मित्र हैं, अब इन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में, ठीक है, 3 को बुलाना है। तो 5 मित्र हैं सुमित के और इनको 3 मित्रों को बुलाना है बर्थडे पार्टी में। अब ये कैसे बुला सकते हैं उन्हें, 3 फ्रेंड्स टू बी इनवाइटेड। ठीक है, 3 फ्रेंड्स टू बी इनवाइटेड, ये इनवाइट करने हैं, और 3 फ्रेंड्स जब ये इनवाइट करेंगे, कितने में से, 5 में से, तो कोई 2 छूट जाएंगे। अब इस तरह से कितनी गणना हो सकती है,
तो जब इस तरह की गणना करेंगे तो माने हम चुनाव कर रहे हैं, तो चुनाव में हम कितने संचय बना सकते हैं, चुनाव में हम कितनी तरह के भिन्न भिन्न कलेक्शन बना सकते हैं, ये विषय वस्तु संचय की है, कॉम्बिनेशन की थ्योरी की है। ये विषय वस्तु कि सुमित के पास 5 फ्रेंड्स हैं, उनमें से 3 फ्रेंड्स को बुलाना है बर्थडे पार्टी में, तो इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट हिज फ्रेंड्स इन हिज बर्थडे पार्टी, ये बात आएगी, तो ध्यान देना होगा। इसी तरह से अब प्रश्न उठता है क्या, ये कि आपको 3 सूट्स मिले, ठीक है, ए बी और सी। 3 सूट्स में से पापा ने कहा आप 2 ले लीजिए और उसके बाद एक जो बचेगा वो दीदी को मिलेगा, आप छोटे हैं इसलिए आपको 2 मिल रहे हैं। तो पापा ने कहा ये 3 सूट्स हैं, अब कोई 2 चुन लीजिए। तो भाई आपने चुनाव शुरू किया, आपने कहा ए बी, आपने ये लिया 2, लेकिन ए बी लिया या बी ए लिया, ये चुनाव तो एक ही कहलाएगा, परम्यूटेशन में ये अलग अलग है। ए बाईं तरफ है बी के, और इसमें क्या हुआ, ए दाईं तरफ है बी के, तो परम्यूटेशन में तो ये अलग अलग है, लेकिन चुनाव में तो वही हुआ ना, क्या कि एक हरे रंग का सूट और एक गुलाबी रंग का सूट, ठीक है। तो हरे और गुलाबी रंग का सूट अगर यहां पर हम लेंगे तो आगे पीछे लिया गया, लेकिन सूट तो वही है, हरे रंग का और गुलाबी रंग का। अब प्रश्न उठा, एक चुनाव ये हो गया, अब दूसरा चुनाव भी हो सकता है बी और सी का, सी या बी का, तो एक चुनाव तो ये हो जाएगा, एक चुनाव और हो सकता है ए सी का या सी ए का, तो एक चुनाव और हो गया। अब आप जान पा रहे हैं कि अगर पापा ने 3 सूट्स रखे हुए और उसमें से कहा आप 2 चुन लीजिए, तो आप कितनी तरह से चुनाव कर पाए, आपके पास 3 विभिन्न तरह के चुनाव हो पाए। तो ये विषय वस्तु किसकी है, कॉम्बिनेशन की। ये विषय वस्तु किसकी है, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में हम ये पढ़ेंगे कि हम कितनी तरह से चुनाव कर सकते हैं। जैसे आपका पेपर है फिजिक्स का, फिजिक्स का पेपर है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, टोटल प्रश्न 8 करने हैं, और ये उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, शर्त लगी हुई है कि कम से कम 3 प्रश्न हर पार्ट से करने हैं, कम से कम 3 प्रश्न हर पार्ट से करने हैं, और पूरे टोटल प्रश्न 8 करने हैं, ठीक है। अब पार्ट ए में 7 प्रश्न थे, ठीक है, और पार्ट बी में 5 प्रश्न थे। तो पार्ट ए में 7 प्रश्न और पार्ट बी में 5 प्रश्न, इतने थे। अब इसके बाद हमें चुनाव करना है इस तरह से कम 3 प्रश्न हर पार्ट से और टोटल 8 प्रश्न ही करने हैं, तो कितनी तरह के चुनाव हो जाएंगे। देखो सरल सा प्रश्न, अब अपनी जीवन दर्शन से जुड़ गया, 11वें से, छमाही से, क्या कि फिजिक्स का पेपर है, पार्ट ए में 7 प्रश्न है और पार्ट बी में 5 प्रश्न है, कम से कम 3 प्रश्न हर एक पार्ट से करने हैं, टोटल प्रश्न 8 करने हैं, तो कितने तरह से ये पॉसिबल हो सकेगा, इसकी गणना हम लोग अगली कक्षा में कर लेंगे। लेकिन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो विषय वस्तु है उससे हम परिचय आपको लाएंगे, देंगे कि एनपीआर क्या है और एनसीआर क्या संकेत करता है, एनपीआर और एनसीआर क्या संकेत करते हैं। जब हम एनसीआर भली भांति समझ लेंगे तो हम वापस चले जाएंगे अपनी बाइनोमियल थ्योरम पर। क्यों हमें एनसीआर जानना जरूरी है, क्यों, यहाँ एनसीआर है, आर बराबर 0 है, एनसी1 में आर बराबर 1 है। अब फिर देखें कि एनसीआर एनसी2 में आर बराबर 2 है। तो जब तक हमें एनसीआर का परिचय नहीं मिल पाता, क्या कि एक टूल्स के रूप में से एनसीआर क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, इसे देखना है। तो हमारे पास पहले क्या आया है, क्रम गुणित संकेतन आया है। हमारे पास पहले क्या आया, क्रम गुणित संकेतन। अब 1-2 मिनट और रुक जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्रम गुणित संकेतन में क्या फैक्टोरियल का है, तो क्रम गुणित अब नहीं बोलिएगा, फैक्टोरियल इजी है। यही बात मैं कल कह रहा था कि जो आसानी से शब्द बोले जाते हैं
कुर्सी कम बोलते हैं, चेयर ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, कुर्सी कम बोलते हैं, चेयर ज्यादा बोलते हैं। चेयर बोलना सहज रह गया है आज के जीवन में, तो उसी तरह से पढ़ाई में भी लाएंगे। तो अब कह रहे हैं कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 माने 1, अब अभी गुणा नहीं किया। फैक्टोरियल 2 माने कितना, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। तो अभी फिर आपने कहा, सोचा, अभी तो एनपीआर समझाना चाहते थे, लेकिन एनपीआर के लिए हमें हो सकता है एनपीएन का साक्षात्कार हो जाए। जब एनपीएन का साक्षात्कार हो जाएगा तो उसके आधारभूत ज्ञान में हमें क्या जरूरत पड़ेगा वो हम ये देख पाएंगे कि उसे हम परिभाषित करेंगे फैक्टोरियल एन के बराबर। तो फैक्टोरियल 4 आया, कितना, 4 3 2 1। अब फैक्टोरियल 5 देखिए क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। इसी तरह से हम बढ़ते गए तो फैक्टोरियल एन को हम क्या लिखेंगे, एन से शुरू होगा इंटू एन माइनस 1, एक घटेगा, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और एक घटेगा तो एन माइनस 2 और एक घटेगा तो एन माइनस 3। अब लास्ट में सभी जगह क्या आया है, 1 1 1 1 1, ठीक है। तो लास्ट में 1 आए तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 आ गया। लेकिन ये 1 कैसे आया, आपने पाया कि ये 1 कैसे आया, 3 में से अब क्या घट गया, 2 घट गया। ये 1 कैसे आया, 4 में से क्या घट गया, 3 घट गया। ये 1 कैसे आया, 5 में से 4 घट गया। तो जो घटता है वो 5 में से 5 नहीं तो फिर शून्य हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 5 मिट गया क्योंकि शून्य हो गया। ये 3, अब हमने देखा कि अगर इसे हम 4 कर देते 4 माइनस 4 तो फिर शून्य आ जाएगा 1 के बाद। जैसे ही 1 के बाद गुणा शून्य आ जाएगा फैक्टोरियल 4 बिगड़ जाएगा। बस एक सेकेंड, फैक्टोरियल 4 बिगड़ जाएगा। इसलिए हम लोग यहां पहुंचे कि हम एक घटा रहे हैं, कम, एक कम घटा रहे हैं। तो ये 1 कैसे आया, एक कम घटाते हैं तो n में से n माइनस 1 घट गया, ठीक है, ये आ गया। तो जब n में से n माइनस 1 घट गया तो ये क्या बचा, n माइनस n 0 और ये प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब ये भी देखिए कि 5 था फैक्टोरियल, तो 5 अगर लिख लें तो 5 के बाद क्या लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 4, ठीक है ना, क्योंकि आगे क्या है, ये है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, n के बाद हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये फैक्टोरियल n है। अब इसमें हम n का मान 1 रख दे रहे हैं, n का मान 1 रख दे रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए 1 का फैक्टोरियल n बराबर 1। अब n बराबर 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 0 हो गया। इससे हमें पता चला फैक्टोरियल 1 तो 1 के बराबर था, 1 और 1 फैक्टोरियल 0। तो हमें दृष्टव्य हुआ, यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया फैक्टोरियल 0 का मान क्या हुआ, 1/1। तो आपने पाया कि 1/1 1 हुआ, और फैक्टोरियल 0 आप सीख गए क्रम गुणित शून्य क्या होगा, 1 के बराबर होगा फैक्टोरियल 0। जो लग रहा था यहां से विदित नहीं हो पाएगा कि अगर फैक्टोरियल 0 चाहें तो क्या होगा, तो फैक्टोरियल 0 आप देख सके कि 1 के बराबर आ गया, ठीक है। यही परिभाषा समाप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मिलेंगे कल।